24 विशालकाय बारीकी से तराशे गए एकल टुकड़ा पत्थर के बक्से और उनके साथ लगे विशाल ढक्कन, जिनका कुल वजन 100 टन तक है। इनमें से अधिकांश इतने उत्तम रूप से तैयार और पॉलिश किए गए हैं कि धूल में हजारों वर्षों के बाद भी वे प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। मिस्र के इस प्राचीन रहस्य का पर्दाफाश हो गया है और सच्चाई चौंका देने वाली है। ग्रेनाइट के ये विशाल बक्से, जिन्हें इतनी सटीकता से तराशा गया है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, सदियों से विशेषज्ञों को अचंभित करते रहे नहीं हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने यह कैसे किया। मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने यह किया। मुझे नहीं लगता कि किसी को पता है कि उन्होंने यह कैसे किया। उन्होंने उन पत्थरों को कैसे उठाया, उन्हें उस स्तर तक कैसे पहुंचाया। मुझे लगता है कि हम एक लुप्त तकनीक को फिर से देख रहे हैं। सेरापियन की गहराई में छिपी ये विशाल संरचनाएं एक लुप्त सभ्यता के रहस्यों को बयां करती हैं। अब नई खोजें इनके उद्देश्य को उजागर कर रही हैं, जिससे कई तरह के सिद्धांत और वैश्विक विस्मय पैदा हो रहे हैं। क्या इनका निर्माण हमारी समझ से परे शक्तियों द्वारा किया गया था? आइए मिस्र के प्राचीन इतिहास के रोमांचकारी रहस्य में गोता लगाते हैं। साकुरा के ग्रेनाइट के विशालकाय ढांचे। सेरापियन बक्से प्राचीन मिस्र की सबसे रहस्यमय कलाकृतियों में से हैं। इनमें से प्रत्येक न केवल अपने विशाल आकार के लिए, बल्कि इसके निर्माण में छिपी अतुलनीय कारीगरी के लिए भी ध्यान आकर्षित करता है। साकुरा की रेत के नीचे ठोस चट्टान में तराशा हुआ एक विशाल भूल भुलैया है, जो लगभग 1 मील के 5वें हिस्से तक फैला हुआ एक भूमिगत कब्रिस्तान है। इसके शांत रास्तों में ग्रेनाइट के 24 विशाल बक्से रखे हैं, जो पत्थर के एक ही ब्लॉक से तराशे गए हैं और पूर्णता से पॉलिश किए गए हैं, जिनके किनारे इतने सटीक हैं कि उनमें मिलीमीटर के अंश से भी कम का अंतर है। इनमें से कुछ विशालकाय ब्लॉक असवान की खदानों से लाए गए थे, जिन्हें दुर्गम भूभाग से होते हुए 500 मील से अधिक की दूरी तय करके लाया गया था। प्रत्येक ब्लॉक का वजन 70 से 100 टन के बीच है। फिर भी किसी तरह इन्हें न केवल इस भूमिगत कक्ष तक पहुंचाया गया, बल्कि उन गलियारों में स्थापित भी किया गया जो स्पष्ट रूप से ब्लॉकों की तुलना में संकरे हैं। इसका निहितार्थ स्पष्ट है। सुरंगों की पूरी कटाई से बहुत पहले ही इन्हें स्थापित करना पड़ा था, जिसके लिए दूरदर्शिता और योजना की आवश्यकता थी, जो प्राचीन मिस्र वासियों की तांबे की छेनी कांसे के औजारों और मात्र शारीरिक श्रम से की जा सकने वाली क्षमताओं से कहीं अधिक जटिल थी। ये बक्से अपने डिजाइन में लगभग नीरस प्रतीत होते हैं। 11 फीट से अधिक ऊंची काली ग्रेनाइट की दीवारें, उनका आंतरिक भाग पूर्णतः वर्गाकार है और उनके कोने एकदम सटीक 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। इनकी ज्यामिति इतनी सटीक है कि आधुनिक हीरे की नोक वाली ड्रिल और कंप्यूटर निर्देशित कटिंग मशीनों के बावजूद इंजीनियर मानते हैं कि आज के समय में ऐसे आयामों को पुनः बनाना एक बेहद मुश्किल काम होगा। फिर भी सक्कारा की गहरी धरती पर ये स्मारक मौजूद हैं, जो शिल्प कौशल के उस स्तर का प्रमाण है जो अपने कथित युग में बेमेल लगता है। जब ऑगस्टे फर्डिनेंड मैरिएट ने 1850 में पहली बार इन्हें खोजा था, तो उनकी यह खोज बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। इसकी शुरुआत रेगिस्तान में फैली हुई आधी दबी हुई स्फिंक्स की धुंधली सी कतार से हुई। उनके मौन निशानों का पीछा करते हुए मैरियट ने एक सुरंग खोजी जो अंधेरे में नीचे की ओर जाती थी। सूर्य के प्रकाश में शान से खड़ी पिरामिडों के विपरीत यहां न तो कोई शिलालेख थे, न ही शाही हस्ताक्षर और न ही भव्यता का बखान करने वाले कोई औपचारिक चिन्ह। नीचे का वातावरण अलग था, शांत सीलबंद और विचित्र रूप से सजावट रहित। सेरापियम के अंदर रहस्य और भी गहरा गया।
पुरातत्वविदों ने इन बक्सों को एपिस बैलों के लिए बने सरकोफेगी पत्थर के ताबूत के रूप में नामित किया, जिन्हें देवता प्तह के जीवित अवतार के रूप में पूजा जाता था। लेकिन साक्ष्यों की वास्तविकता के सामने यह व्याख्या कुछ हद तक अटपटी लगती है। इतने बड़े बड़े पत्थरों को खोदकर निकालने, परिवहन करने और आकार देने में लगने वाला अथक प्रयास, यहाँ तक कि सबसे पवित्र जानवरों को दफनाने के उद्देश्य के अनुपात में भी बहुत अधिक प्रतीत होता है। और जब ढक्कन हटाए गए तो लगभग सभी बक्से खाली निकले। न तो कोई बैल, न कोई भव्य भेंट, यहाँ तक कि उनके उद्देश्य को दर्शाने वाली हल्की फुल्की नक्काशी या चित्रलिपि भी नहीं। खोजे गए कुछ अवशेषों की बाद में तिथि निर्धारित की गई और पता चला कि उन्हें बक्सों के निर्माण के सदियों बाद रखा गया था, मानो बाद में आए लोगों ने किसी ऐसी चीज को अर्थ देने का प्रयास किया हो जिसे वे समझते ही नहीं थे। कुछ कक्षों में परित्याग के निशान थे। विशाल बक्से आधे अधूरे पड़े थे, किनारे टूटे हुए या पॉलिश नहीं किए हुए थे। एक विशाल पात्र अजीब कोण पर फंसा हुआ था, मानो किसी असफल प्रयास के बीच में रुक गया हो। यह किसी सुनियोजित ढंग से पूरी की गई परियोजना की बजाय अचानक रुकी हुई परियोजना का आभास कराता है, जो अपने पीछे बिना किसी कार्य या व्याख्या के विशाल अवशेष छोड़ गई है। स्वयं मैरिएट ने भी उन सुरंगों के भीतर के विचित्र वातावरण को महसूस किया था। उन्होंने सन्नाटे को दमनकारी बताया था। हवा इतनी भारी थी मानो पत्थर ही अंदर की ओर धंस रहा हो। आधुनिक आगंतुक भी इसी तरह की बेचैनी का अनुभव करते हैं। यह महज खामोशी नहीं है, बल्कि अस्वाभाविक सी लगती है। एक ऐसी खामोशी जो किसी लंबे समय से दबे हुए रहस्य के अवशेष की तरह मंडराती रहती है। लेकिन सेरापियम को जितना गहराई से देखा जाए, उतने ही विरोधाभास सामने आते नजर आते हैं। तो क्या होगा अगर इन खामोश कक्षों में ऐसे जवाब छिपे हों जिन्हें मानवता को कभी उजागर नहीं करना था? देखते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले खुलासे आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। सेरापियम की उत्पत्ति और कालक्रम। मुख्यधारा के पुरातत्वविदों द्वारा दी गई पारंपरिक व्याख्याओं में इतनी कमियां हैं कि वे रहस्य को और भी गहरा कर देती हैं। इन ग्रेनाइट बक्सों का आधिकारिक कालक्रम इनकी संरचना पर नहीं, बल्कि कुछ बक्सों की सतह पर खुदे हुए कच्चे चित्रलिपि पर आधारित है। मिस्र के पुरातत्वविदों का मानना है कि ये शिलालेख लगभग 3000 ईसा पूर्व के हैं और इसी आधार पर वे बक्सों को भी उसी समय का मानते हैं। लेकिन गहन निरीक्षण करने पर यह तर्क गलत साबित होता है। चित्रलिपि खुरदरी और लगभग लापरवाही से उकेरी गई हैं, जो पत्थर की बेदाग पॉलिश के बिल्कुल विपरीत हैं। बक्सों की गहरी दर्पण जैसी चमक असाधारण कौशल को दर्शाती है, जबकि उन पर बने हल्के निशान जल्दबाजी में बनाए गए भित्ति चित्र जैसे लगते हैं। यह कल्पना करना कठिन है कि ज्यामिति में इतनी सटीकता हासिल करने वाले शिल्पकार अपनी उत्कृष्ट कृति को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देंगे जो केवल खुरदरी रेखाओं से अधिक परिष्कृत आकृतियां उकेरता हो। इस विसंगति ने कुछ लोगों को एक चिंताजनक संभावना की ओर इशारा करने के लिए प्रेरित किया है। ये बक्से और उन पर खुदे हुए लेख शायद एक ही युग या एक ही सभ्यता के न हों। अगर ऐसा है तो ये नक्काशी बाद में जोड़ी गई हो सकती है, किसी दूसरी संस्कृति द्वारा उस चीज पर अपना अधिकार जताने का प्रयास हो सकता है जिसे न तो उन्होंने डिजाइन किया था और न ही पूरी तरह समझा था। सेरापियन बक्सों की गणितीय कुशलता, जिसमें इंच के 1000वें हिस्से तक की सटीकता मापी गई है, उन प्रतीकों को उकेरने वाले कारीगरों की कांपती कला से बिल्कुल अलग है। और जब पत्थर के स्रोत पर विचार किया जाता है तो समस्या और भी जटिल हो जाती है। कई बक्सों में इस्तेमाल किया गया ग्रेनाइट सक्कारा से बिल्कुल भी नहीं आया है। भूवैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह मिस्र के पूर्वी रेगिस्तान में स्थित खदानों से आया है,
जो लगभग 800 मील दूर है बम्बार है। आसवान के विपरीत उस क्षेत्र का सक्कारा से कोई नदी मार्ग नहीं है। आधुनिक मशीनों के बिना 200 टन से अधिक वजनी पत्थरों को ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और बंजर भूमि से होकर ले जाना लगभग असंभव है। लकड़ी की स्लेज पर पुरुषों की टीमों द्वारा उन्हें खींचने की कल्पना करना भी अविश्वसनीय लगता है। अन्य बक्सों का पता दक्षिण में लगभग 500 मील दूर स्थित असवान से लगाया गया है। इस मामले में नील नदी के माध्यम से परिवहन अधिक संभावित प्रतीत होता है, लेकिन यहां भी विशाल मात्रा कई प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। एक बक्से के लिए आवश्यक ग्रेनाइट का एक अधूरा ब्लॉक भी तैयार बक्से के वजन से दोगुना भारी होता था, कभी-कभी तो 200 टन से भी अधिक। ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी में इतनी विशाल वस्तु को किसी पोत पर कैसे लादा जा सकता था, धाराओं के विरुद्ध उसे स्थिर कैसे रखा जा सकता था और अंत में बिना नावों को तोड़े या पूरी तरह पलटे बिना उसे नदी के ऊपर सक्कारा तक कैसे पहुंचाया जा सकता था। अपने अंतिम रूप में भी तैयार बक्से, जिनका वजन प्रत्येक 70 से 100 टन होता था, एक अत्यंत कठिन परिवहन व्यवस्था का हिस्सा होते। आधुनिक इंजीनियर अक्सर इस चुनौती की तुलना किसी गगनचुंबी इमारत के आधारशिला को केवल रस्सियों और मानव शक्ति के सहारे स्थानांतरित करने से करते हैं। परिवहन ही नहीं, स्थापना भी असंभव सी लगती है। इन विशाल पत्थरों को संकरे भूमिगत कक्षों में उतारा गया और एकदम सटीक रूप से संरेखित किया गया। इनकी दीवारें नक्काशीदार खांचों में आश्चर्यजनक सटीकता से फिट हुईं। ऐसे काम के लिए आवश्यक दूरदर्शिता, योजना और निष्पादन में महारत का संकेत देती है, जो उस समय के औजारों और तकनीकों के बारे में आधिकारिक रूप से स्वीकृत बातों से आसानी से मेल नहीं खाती। पॉलिश किए गए अंदरूनी हिस्सों से लेकर ग्रेनाइट की विदेशी उत्पत्ति तक हर छोटी से छोटी बात पारंपरिक सिद्धांत और बचे हुए भौतिक साक्ष्यों के बीच की खाई को और चौड़ा कर देती है। ये स्पष्टीकरण पहेली को सुलझाने के बजाय भ्रम की नई परतें जोड़ते हैं, जिससे सेरापियम के बक्से आधिकारिक इतिहास और एक अनसुलझी सच्चाई के बीच अधर में लटके रह जाते हैं। लेकिन आगे जो होता है वह पहेली को और भी जटिल बना देता है। ग्रेनाइट की असंभव कारीगरी। मिस्र के पुरातत्वविद अक्सर मजदूरों द्वारा लकड़ी की स्लेज पर विशाल पत्थरों को घसीटने और ऊबड़ खाबड़ इलाके में सुगम मार्ग के लिए नीचे रेत डालने के सजीव दृश्यों का वर्णन करते हैं। देखने में तो यह तर्क संगत लगता है, लेकिन जब आप सेरापियम बक्सों के वास्तविक आकार की कल्पना करते हैं तो बात कुछ और ही हो जाती है। ये मामूली ब्लॉक नहीं थे जिन्हें समन्वित प्रयास से आगे बढ़ाया जा सके। ये विशालकाय थे, प्रत्येक का वजन 70 से 100 टन के बीच था। इनकी विशालता के सामने आम व्याख्याएं कमजोर पड़ जाती थीं। सेरापियम के अंदर एक परित्यक्त बक्सा उस कहानी को शब्दों से कहीं अधिक बयां करता है। यह एक सुरंग के बीचों बीच फंसा हुआ है और इसे ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्लेज का नामो निशान भी नहीं है। अगर सैकड़ों आदमी भी इकट्ठा हो जाएं, तो भी उनकी संयुक्त शक्ति इसे 1 इंच भी हिलाने के लिए काफी नहीं होगी। और संकरी सुरंगें, जो कभी कभी बक्से की चौड़ाई से सिर्फ 2 फीट ही चौड़ी होती हैं, इतनी भीड़ को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की इजाजत कभी नहीं देंगी। स्थल की ज्यामिति पुरातत्वविदों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक तस्वीर को खारिज करती है। फिर यह सवाल उठता है कि इन बक्सों को कैसे पूरा किया गया था। इनमें से कुछ अधूरे हैं, उनके ढक्कन कभी लगाए ही नहीं गए, और एक विशाल शिलाखंड सुरंग के प्रवेश द्वार पर ऐसे पड़ा है मानो उसे जल्दबाजी में छोड़ दिया गया हो। एक अधूरा नमूना एक और महत्वपूर्ण बात उजागर करता है। ग्रेनाइट पर पूरी तरह से जमीन के ऊपर काम नहीं किया गया था, बल्कि इसे इन अंधेरे गलियारों में लाया गया था, जहां इसे पॉलिश करके गणितीय सटीकता के साथ आकार दिया गया था। उस कार्य वातावरण की कल्पना कीजिए जहां कोने में मुश्किल से 1 फुट की जगह हो,
हवा में ग्रेनाइट की धूल भरी हो और वेंटिलेशन लगभग न के बराबर हो और छेनी और आदिम आरी की आवाजें घोर अंधेरे गलियारों में गूंज रही हों। फिर भी उन घुटन भरी परिस्थितियों में भी प्राचीन शिल्पकारों ने कथित तौर पर दर्पण जैसी चिकनी सतहें और दोष रहित ज्यामिति का निर्माण किया जो लेजर निर्देशित कटाई के बराबर थी। यह विरोधाभास चौंकाने वाला है और यही हमें अपरिहार्य तुलना की ओर ले जाता है। आज हम इसी तरह के ग्रेनाइट से कैसे निपटते हैं, आइए जानते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक उद्योग ऐसे कार्यों को हल्के में नहीं लेता। ग्रेनाइट निकालने के लिए, चट्टान को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है और विशाल क्रेन या मिट्टी हटाने वाले उपकरण खड़ी खदानों से बड़े बड़े पत्थरों को उठाते हैं। पत्थर को निकालने के बाद हाइड्रोलिक दबाव के तहत विशाल आरी से उसे आकार दिया जाता है। प्रत्येक ब्लेड हीरे से जड़ा होता है ताकि उसकी कठोर सतह को काटा जा सके। इस तकनीक के बावजूद अधिकांश आधुनिक कंपनियां इतने बड़े एकल ब्लॉकों को संभालने से बचती हैं। इनका भारी वजन और जटिल कार्य प्रणाली इन्हें अलाभकारी और अव्यवहारिक बना देती है। अगर हम आज के समय में सेरापियम का डिब्बा बनाने की कोशिश करें तो यह प्रक्रिया बेहद जटिल होगी। इंजीनियरों को सबसे पहले 200 टन से अधिक वजनी एक विशाल पत्थर को खदान से निकालना होगा, क्योंकि तैयार 70 से 100 टन के डिब्बे को बनाने के लिए अभी भी भारी मात्रा में पत्थर की आवश्यकता होगी। पूर्वी रेगिस्तान या अंबाम असवान से सैकड़ों मील दूर ऐसे पत्थर को ले जाने के लिए 21वीं सदी के आधुनिक उपकरणों के बावजूद भी विशेष ट्रेलरों, क्रेनों और मजबूत रास्तों की आवश्यकता होगी। एक बार पहुंचने के बाद यांत्रिक ड्रिल और सटीक माप उपकरणों से भीतरी भाग को खोखला किया जाता, जबकि उन्नत पॉलिशिंग मशीनों से सतहों को इतना चिकना किया जाता कि वे लगभग कांच जैसी दिखने लगती। उसी ब्लॉक से ढक्कन बनाना और भी जटिल हो जाता और इन कठिन चरणों के बाद ही इसे भूमिगत सुरंग में उतारने की चुनौती आती, जो आधुनिक इंजीनियरिंग के हिसाब से भारी भरकम गैंट्री सिस्टम स्टील के सहारे और महीनों की सावधानी पूर्वक योजना की मांग करती। इसी कारण आधुनिक इंजीनियर मानते हैं कि वे अतीत में किए जाने वाले तरीके से इस तरह की चुनौती का सामना कभी नहीं करेंगे। आज व्यावहारिक समाधान यह होगा कि प्रत्येक बॉक्स को ग्रेनाइट की 6 शिलाओं से बनाया जाए, जिन्हें पूरी तरह से काटकर और आपस में जोड़कर एक अखंड संरचना का रूप दिया जाए। यह तेज, सुरक्षित और संसाधनों की बहुत कम खपत वाला होगा। लेकिन सक्कारा के सेरापियम के अंदर जो दिखता है वह इस तर्क को झुठला देता है। ये सटीक रूप से जोड़े गए पैनल नहीं हैं, बल्कि अविभाज्य अखंड पत्थर हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक ही शिला से तराशा गया है और हजारों साल पहले परिवहन और पॉलिश किया गया था ऐसी विधियों से जिन्हें अभी भी समझाना मुश्किल है। और सबसे बड़ा आश्चर्य केवल उनकी बनावट में ही नहीं है, बल्कि उन रहस्यों में निहित है जिनकी रक्षा के लिए उन्हें बनाया गया था। आइए उस रहस्य को उजागर करें। पत्थर में समाहित पूर्णता। सेरापियम के बक्सों पर एक नजर ही तर्क को डगमगाने के लिए काफी है। इसका आकार, इसकी बारीकी, इसकी सटीकता। इनमें से कुछ भी देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह किसी ऐसी सभ्यता का काम है जो तांबे की छेनी और पत्थर के हथौड़ों तक ही सीमित रही हो। इतने विशाल ग्रेनाइट ब्लॉकों को खोखला करने का काम बेहद कठिन, श्रमसाध्य और खामियों से भरा होना चाहिए था। फिर भी सक्कारा में जो कुछ खड़ा है वह एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। उनकी दीवारें एक समान मोटाई की हैं, जिन्हें आश्चर्यजनक नियमितता से मापा गया है, और उनके अंदरूनी भाग ऐसे चमकते हैं मानो प्रकाश स्वयं पॉलिश किए हुए पत्थर में समाया हो। सदियों की उपेक्षा के बाद भी और कब्र लुटेरों द्वारा छोड़ी गई दरारों के बावजूद सतहें अभी भी कांच की तरह चमकती हैं
धुंधली होने से इनकार करती हैं। पीछे छोड़े गए निशानों का निरीक्षण करने पर यह विचित्रता और भी गहरी हो जाती है। शोधकर्ताओं ने कुछ ढक्कनों के आधार पर किसी अज्ञात अवशेष की जमी हुई बूंदों की ओर ध्यान दिलाया है। संभवतः यह किसी लुप्त रासायनिक तकनीक का प्रमाण है जिससे दर्पण जैसी चमक उत्पन्न होती थी। प्राचीन पत्थर कारीगर कम से कम पारंपरिक इतिहास के अनुसार अपघर्षक यौगिकों से परिचित नहीं थे। फिर भी यहां ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो बताते हैं कि उनका ज्ञान केवल हथौड़ों से पीटने से कहीं अधिक था। यदि यह सच है तो इसका अर्थ है कि भौतिक विज्ञान में उनकी महारत पाठ्य पुस्तकों में वर्णित ज्ञान से कहीं अधिक उन्नत थी। आखिर उन्होंने एक ग्रेनाइट के बक्से के भीतरी भाग पर इतना गहन श्रम और कुशलता क्यों लगाई जो परंपरा के अनुसार केवल बैलों के अवशेष रखने के लिए बनाया गया था। हर कोना एकदम तराशा हुआ था, हर सतह को लगभग गणितीय पूर्णता तक परिष्कृत किया गया था। यह किसी ताबूत से ज्यादा किसी इंजीनियरिंग कलाकृति जैसा लगता है। और जब हम इस कारीगरी की तुलना इस्तेमाल की गई विधियों से करते हैं तो विरोधाभास और भी बढ़ जाते हैं। प्रचलित धारणा को स्वीकार करने के लिए यह कल्पना करनी होगी कि कारीगर असवान या पूर्वी रेगिस्तान से 200 टन ग्रेनाइट के बड़े बड़े टुकड़े निकालते थे, उन्हें सैकड़ों मील दूर सक्कारा तक ढोकर लाते थे और फिर उन्हें हाथ के औजारों से इतनी सटीकता से आकार देते थे कि आधुनिक इंजीनियरों को भी उनमें कोई खामी ढूंढने में मुश्किल होती है। इन बक्सों की ज्यामिति ही इस धारणा को नकारती है। सीधी रेखाओं से परखी गई समतल सतहें दोष रहित रहती हैं। भीतरी कोने एकदम सटीक समकोण पर मिलते हैं और इन विशाल पत्थरों पर एक भी दरार नहीं है। ग्रेनाइट को पत्थर के हथौड़ों से पीटकर देखिए, ये टुकड़े चकनाचूर हो जाएंगे। इसे छेनी से लगातार खुरच कर देखिए तो इसकी थोड़ी सी भी चमक पाने में कई जन्म लग जाएंगे। ग्रेनाइट आखिरकार पृथ्वी के सबसे कठोर पत्थरों में से एक है। आज की दुनिया में लेजर लेवल हीरे की नोक वाली आरी और भारी मशीनों से लैस होकर 100 टन के एक ब्लॉक को खोखले बक्से में ढालने में विशेषज्ञों की टीमों को महीनों लग जाएंगे। और यह सब एक आधुनिक कारखाने के भीतर होता है जहां नियंत्रित वातावरण, उन्नत मापन प्रणाली और लाखों डॉलर के उपकरण मौजूद हैं। फिर भी इंजीनियर मानते हैं कि ऐसी वस्तु को पुनः प्रस्तुत करने का सबसे आसान तरीका एक ही अखंड पत्थर से तराशने के बजाय कई शिलाखंडों को जोड़ना होगा जिनमें 6 टुकड़े निर्बाध रूप से फिट किए गए हों। फिर भी हम यहाँ दर्जनों अविभाज्य बक्सों के सामने खड़े हैं जिन्हें उस युग में तराशा गया था जब कथित तौर पर मशीनरी का अस्तित्व ही नहीं था। यहीं पर उद्देश्य का प्रश्न क्रियान्वयन की समस्या से टकराता है। अगर ये वाकई पवित्र बैलों के ताबूत थे तो इन्हें इतना विशाल और सटीक क्यों बनाया गया था? सबसे बड़ा ताबूत 13 फीट से अधिक लंबा और 6.5 फीट से अधिक चौड़ा है। क्या इतनी विशालता का उद्देश्य बैलों को परलोक में अधिक आराम देना था? यह बात संदिग्ध लगती है क्योंकि पास के ही एपिस बैलों को लकड़ी के इतने छोटे ताबूतों में दफनाया गया था। यहां तक कि फराओ को भी ऐसी विलासिता प्राप्त नहीं थी। शाही ताबूतों में अक्सर शवों के लिए मुश्किल से ही जगह बचती थी। यह तर्क अपने ही बोझ तले धराशायी हो जाता है। बक्सों की सटीकता किसी उद्देश्य की ओर इशारा करती है, लेकिन वह उद्देश्य रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ इंजीनियरों का तर्क है कि इनमें मौजूद कमियां आधुनिक एयरोस्पेस मानकों के करीब हैं, जहां मिलीमीटर तक का भी महत्व होता है। इनके अंदरूनी हिस्सों पर प्रकाश डालें तो किरण ऐसे वापस लौटती है मानो पॉलिश किए हुए स्टील से टकराई हो। किनारे पर एक लेवल रखें तो वह स्थिर रहता है। ये जल्दबाजी में बनाए गए कच्चे ढांचे नहीं हैं। ये सोच समझकर सावधानीपूर्वक तैयार की गई रचनाएं हैं। और यहीं से इन दोनों पहेलियों के बीच का अटूट संबंध सामने आता है।
इनके निर्माण का तरीका ही नहीं, बल्कि इसका कारण भी हैरान करने वाला है। इतनी परिपूर्ण रचना को भूमिगत कक्षों में क्यों दफनाया गया, जहां कोई इसकी प्रशंसा न कर सके? कुछ बक्से खाली क्यों छोड़े गए? बक्से अंदर रखे जाने के बाद सुरंगें क्यों बनाई गईं? ये प्रश्न अंतहीन रूप से घूमते रहते हैं, जैसे सेरापियम सुरंगों की हवा में धूल उड़ रही हो। जितना अधिक हम अध्ययन करते हैं, उत्तर उतने ही सामान्य ज्ञान से मेल नहीं खाते, जिससे यह संभावना बनती है कि इन संरचनाओं का उद्देश्य दफनाने से कहीं अधिक व्यापक था, और शायद ये किसी ऐसी ज्ञान प्रणाली का हिस्सा थीं जिसे आधुनिक दुनिया उजिए अभी तक पुनः प्राप्त नहीं कर पाई है। और फिर भी सेरापियम के अंधेरे से एक और सवाल उभरता है, ग्रेनाइट ही क्यों? आइए इसका पता लगाते हैं। ग्रेनाइट का उपयोग क्यों किया गया? प्राचीन बिल्डरों के पास उपलब्ध सभी पत्थरों में से ग्रेनाइट के साथ काम करने के अकल्पनीय संघर्ष को क्यों उठाया जाए, जबकि चूना पत्थर जैसा नरम, हल्का और अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध विकल्प उनके सामने ही मौजूद था। सेरापियम के बक्से जमीन के काफी नीचे दबे हुए हैं, जो सूर्य, हवा और बारिश से सुरक्षित हैं। ऐसी परिस्थितियां थीं जिनमें पृथ्वी के सबसे कठोर पत्थर की शायद ही आवश्यकता थी। फिर भी व्यावहारिक मार्ग चुनने के बजाय निर्माताओं ने सैकड़ों मील दूर की खदानों से कठोर ग्रेनाइट के बड़े बड़े टुकड़े ढोए, एक ऐसा निर्णय जो साधारण निर्माण से कहीं अधिक उद्देश्य को प्रकट करता प्रतीत होता है। मिस्र के स्मारकों के लिए चूना पत्थर लंबे समय से पसंदीदा सामग्री रहा है। यह साक्कारा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, इसे निकालना आसान था और इसे काटने और परिवहन करने में बहुत कम श्रम लगता था। इसका उपयोग करने से आपूर्ति श्रृंखला से लेकर बक्सों की अंतिम फिनिशिंग तक प्रक्रिया के हर चरण को सरल बनाया जा सकता था। लेकिन ग्रेनाइट अपनी अटूट कठोरता और भारी वजन के कारण एक बिल्कुल अलग चुनौती पेश करता था। इन विशाल बक्सों का निर्माण करने वाले प्रत्येक पत्थर को बड़ी मेहनत से तराशा, पॉलिश किया और स्थानांतरित किया गया था। तो फिर ग्रेनाइट पर ही इतना जोर क्यों दिया गया? एक मत यह है कि यह चुनाव सौंदर्य संबंधी कारणों से नहीं था। रूसी अंतरिक्ष यात्री कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव, जिन्होंने मिस्र के महापाषाणों और उनके गुणों का अध्ययन किया था, का तर्क था कि ग्रेनाइट में अपमुस क्या है, अपनी मजबूती के अलावा भी अद्वितीय गुण होते हैं। यह चूना पत्थर के विपरीत ग्रेनाइट छिद्रहीन होता है, जिससे ढक्कन लगाने के बाद बक्से लगभग पूरी तरह से सील हो जाते हैं। इससे भी अधिक रोचक बात इसकी उच्च क्वार्ट्ज मात्रा है। क्वार्ट्ज अत्यधिक दबाव या यांत्रिक तनाव के तहत विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। सैद्धांतिक रूप से इसका अर्थ यह है कि ये विशाल पत्थर के कक्ष ताबूतों की तरह कम और मशीनों की तरह अधिक कार्य करते होंगे। मिस्र की रेत के नीचे छिपी विशाल प्रतिध्वनित बैटरियों की तरह। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि ऐसा तनाव उत्पन्न हुआ होता तो वोल्टेज इतना मजबूत हो सकता था कि बक्सों के आसपास की हवा आयनित हो जाती, जिससे एक हल्की सी चमक पैदा होती। सुरंगें स्वयं इस असामान्य सिद्धांत का समर्थन करती हैं। अन्य भूमिगत मिस्र स्थलों के विपरीत इनमें कालिख के निशान या जलने के अवशेष नहीं मिलते, जो प्रकाश के लिए मशालों के उपयोग का संकेत देते हों। क्या स्वयं पत्थरों ने ही प्रकाश प्रदान किया होगा? रहस्य तब और गहरा जाता है जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि ऐसे विकल्प व्यावहारिक व्याख्या से परे हैं। ग्रेनाइट न केवल प्राप्त करना कठिन था, बल्कि इसे आकार देना, परिवहन करना और खोखला करना भी कहीं अधिक कठिन था। फिर भी इसे जानबूझकर चुना गया था, जो एक ऐसे उद्देश्य की ओर इशारा करता है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्रेनाइट का चुनाव जानबूझकर किया गया था, तो रहस्य और गहरा जाता है। आखिर इन विशालकाय बक्सों का उद्देश्य क्या था? देखते रहिए।
उत्तराधिकार का रहस्य। जब लोग किसी ऐसी लुप्त सभ्यता की बात सुनते हैं जिसकी तकनीक अपने समय से कहीं आगे थी, तो अक्सर यह विचार कोरी कल्पना जैसा लगता है। फिर भी इतिहास का स्वीकृत संस्करण, जिसके अनुसार तांबे की छेनी और पत्थर के हथौड़ों से किसी तरह दोष रहित ग्रेनाइट के ब्लॉकों को वायुरोधी कक्षों में ढाला गया था, बारीकी से देखने पर उतना ही अविश्वसनीय लगता है। पुरातत्वविदों ने लंबे समय से इन विरोधाभासों को समझाने का प्रयास किया है और उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण आधुनिक इंजीनियरों या इतिहासकारों के तर्क को शायद ही कभी संतुष्ट करते हैं। इससे एक और संभावना सामने आई है जिसे धीरे धीरे बल मिल रहा है। क्या होगा यदि मिस्रवासियों ने मूल रूप से इन विशाल बक्सों का निर्माण किया ही न हो, बल्कि इन्हें किसी प्राचीन संस्कृति से विरासत में प्राप्त किया हो? यदि ऐसा है, तो शायद वे भी इन पत्थर के कक्षों के वास्तविक उद्देश्य को लेकर अनिश्चित थे। जब उनके सामने ऐसे उत्तम रूप से निर्मित पात्र थे जिन्हें वे दोहरा नहीं सकते थे, तो हो सकता है कि उन्होंने इन्हें अपने अनुष्ठानों के लिए अनुकूलित कर लिया हो और इनके अंदर ममीकृत एपिस बैलों को रखा हो। इस विचार का समर्थन कुछ बक्सों की सतहों पर पाई जाने वाली खुरदरी लगभग लापरवाही से की गई नक्काशी से होता है। ये निशान संरचनाओं की आश्चर्यजनक सटीकता की तुलना में अजीब तरह से बेमेल प्रतीत होते हैं। भूले हुए इंजीनियरों की रहस्यमय विरासत। मिस्र के पत्थर के स्मारकों की कहानी अक्सर आश्वस्तता, छेनी श्रम शक्ति और धैर्य के साथ सुनाई जाती है, लेकिन जितना करीब से देखा जाए उस सरल कहानी में उतनी ही खामियां नजर आने लगती हैं। ग्रेनाइट से तराशे गए उन विशाल पत्थरों के बक्सों को कैसे समझाया जाए जो इतने घने हैं कि आधुनिक हीरे की नोक वाले औजार भी उन पर निशान नहीं छोड़ पाते? ये कोई साधारण डिब्बे नहीं हैं। ये बारीकी से गढ़े गए अद्भुत नमूने हैं जिनका डिजाइन वायुरोधी है और इनकी भीतरी दीवारें इतनी पूर्णता से पॉलिश की गई हैं कि आज के इंजीनियर भी अविश्वास में पड़ जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों को इन्हें बनाने का श्रेय दिया जाता है, वे अक्सर सतह पर भद्दी नक्काशी और खुरदरी हल्की खरोंचें छोड़ जाते हैं, जबकि अंदर की कारीगरी असाधारण है। यह विरोधाभास एक चौंकाने वाली संभावना को जन्म देता है। क्या होगा यदि मिस्रवासियों ने इन बक्सों का निर्माण किया ही न हो, बल्कि वे उन्हें संयोगवश पा गए हों और उन्हें किसी और काम में लाने का फैसला किया हो? यह एक ऐसा सिद्धांत है जो पारंपरिक कथाओं को चुनौती देता है, फिर भी हमारे सामने मौजूद सबूतों से मेल खाता है। सक्कारा स्थित सेरापियम की कल्पना कीजिए, जहां दर्जनों टन वजनी विशालकाय बक्से भूमिगत कक्षों में दफन हैं। उनका आधिकारिक स्पष्टीकरण क्या है? पवित्र बैलों के दफन स्थल। लेकिन चाहे जानवर कितने भी पूजनीय क्यों न हों, उन्हें ऐसे कक्षों की क्या आवश्यकता है जो किसी औपचारिक कलाकृति के बजाय उन्नत इंजीनियरिंग के नमूने प्रतीत होते हैं? यह व्याख्या किसी वास्तविक उत्तर से अधिक ज्ञान की कमी को भरने का प्रयास प्रतीत होती है। इतिहासकार हथौड़े और तांबे के औजारों का हवाला देने में जरा भी देर नहीं लगाते, लेकिन तर्क इस बात का खंडन करता है। यदि 1850 ईसा पूर्व के कुशल कारीगरों ने सचमुच इन अद्भुत कृतियों को साधारण छेनी से बनाया था, तो रेगिस्तान में बिखरे हुए हजारों अधूरे नमूने, अभ्यास के प्रयास, अधूरे काम या टूटे फूटे प्रयास क्यों नहीं मिलते? इसके बजाय हमें ऐसी तैयार कृतियां मिलती हैं जो मानो चट्टान से पूर्ण रूप से बनी हुई निकली हों। उनकी पूर्णता का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इस विसंगति ने कुछ शोधकर्ताओं को एक वैकल्पिक विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया है। शायद किसी प्राचीन, अब लुप्त हो चुकी सभ्यता ने इंजीनियरिंग के ये अद्भुत नमूने छोड़े होंगे और मिस्र के राजवंश ने उन्हें विरासत में प्राप्त किया होगा। जिस तरह
हम प्राचीन खंडहरों को आधुनिक उपयोगों के लिए ढालते हैं, क्या उन्होंने भी ऐसा ही किया होगा? उलझन में होते हुए भी व्यावहारिक इनके मूल उद्देश्य को न समझ पाने के कारण उन्होंने इन रहस्यमय पात्रों को पवित्र बैलों के मकबरे में बदल दिया होगा और ऐसी तकनीक पर अपने अनुष्ठान थोप दिए होंगे जिसे वे दोहरा नहीं सकते थे। जितना हम गहराई में जाते हैं, उतना ही रहस्य गहराता जाता है। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जिसका सामना ऐसी कलाकृतियों से हो रहा है जिनकी व्याख्या करना असंभव है। वे शायद उनकी चिकनी सतहों पर चित्रलिपि उकेर दें, न कि उन पर अपना अधिकार जताने के लिए, बल्कि स्वामित्व का चिह्न छोड़ने के लिए, रहस्य को परंपरा में परिवर्तित करने के लिए। खुरदुरे शिलालेखों और त्रुटिहीन ज्यामिति के बीच का यह बेमेल वास्तव में अज्ञानता की ऐतिहासिक स्वीकारोक्ति हो सकती है। मुख्यधारा के विद्वान बेशक इस तरह की अटकलों का विरोध करते हैं। वे आधुनिक कल्पना के अनुरूप इतिहास को फिर से लिखने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। फिर भी विसंगतियां बनी रहती हैं। हर सटीक व्याख्या के साथ नए सवाल उठते हैं। ग्रेनाइट को इतनी सटीकता से तराशने का ज्ञान किसके पास था? वह ज्ञान लुप्त क्यों हो गया? और ऐसी इंजीनियरिंग क्षमता वाली सभ्यता ने अपनी विधियों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड क्यों नहीं छोड़ा? बहस को खत्म करने के बजाय सक्कारा में हर खोज इस पहेली को और गहरा कर देती है, जिससे यह संभावना पैदा होती है कि इतिहास जितना हमें सिखाया गया है उससे कहीं अधिक जटिल है। और हम पत्थर में छोड़े गए सबूतों को कैसे समझें, इस अंतिम खोज को देखना न भूलें। एक भूली हुई तकनीक की झलक। मिस्र भर में बिखरी हुई ग्रेनाइट की कलाकृतियों में बने बिल्कुल गोलाकार छेद, उनकी चिकनी दीवारें और एक समान गहराई तांबे की छेनी की पहुंच से परे गति और सटीकता वाले औजारों की ओर इशारा करते हैं। एक अनोखी वस्तु ग्रेट पिरामिड के पास मिला, एक ग्रेनाइट सिलेंडर एक निरंतर सर्पिल खांचा लिए हुए है, जिसके निशान विनाइल रिकॉर्ड पर बने निशानों से आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते हैं। इस तरह के पैटर्न बनाने के लिए तीव्र गति से घुमाव की आवश्यकता होती थी, जो कि 2500 ईसा पूर्व के निर्माताओं के पास मौजूद साधारण उपकरणों की श्रेणी में नहीं आता था। सेरापियम के बक्से भी इस रहस्य को और गहरा करते हैं। उनकी भीतरी दीवारें कांच जैसी चिकनी हैं, इतनी सटीक कि मानव बाल के अंशों तक सटीक हैं, जबकि उनके विशाल ग्रेनाइट के ढक्कन का वजन लगभग 30 टन है। अगर मकसद सिर्फ बैलों के ममीकृत अवशेषों को सुरक्षित रखना था, तो इतनी मेहनत क्यों की गई? उन्हें सक्कारा की चट्टानों में खोदी गई घुटन भरी सुरंगों से क्यों घसीटा गया, जो इतनी संकरी थीं कि आधुनिक उपकरण भी उनमें चलने में मुश्किल महसूस करते? मुख्यधारा का पुरातत्व विज्ञान इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता, और हर छोटी से छोटी बात की जांच करने पर विसंगतियां बढ़ती जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मिस्रवासियों ने इन चमत्कारों का आविष्कार नहीं किया, बल्कि उन्हें एक भूली हुई सभ्यता से विरासत में मिला था, जिसका ज्ञान किसी प्रलय में लुप्त हो गया, शायद उसी महान बाढ़ में जिसका वर्णन कई संस्कृतियों में किया गया है। यह विचार तब और पुख्ता हो जाता है जब हम उन खुरदुरे चित्रलिपि पर गौर करते हैं जो अन्यथा एकदम सपाट सतहों पर खुदी हुई हैं। ये निशान मूल निर्माताओं के हस्ताक्षर से ज्यादा मालिकाना हक की मुहर जैसे लगते हैं। क्या ये उत्कृष्ट कृतियां मिस्र के राजवंशों के उदय के समय से ही प्राचीन अवशेष रही होंगी, जिन्हें उन लोगों ने नया रूप दिया होगा जो स्वयं इनके निर्माण से चकित थे? कई सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ उन्नत मशीनों की कल्पना करते हैं, तो कुछ विशालकाय प्राणियों या आकाश से आए जीवों का जिक्र करते हैं। फिर भी यहां तक कि सबसे अटपटे दावे भी एक मूलभूत सत्य से प्रेरित हैं। इन संरचनाओं का आकार, ज्यामिति और शिल्प कौशल अद्वितीय है। हर अनुत्तरित प्रश्न मानव इतिहास के एक भूले हुए अध्याय में
गहराई तक ले जाने वाले धागे की तरह प्रतीत होता है। एक ऐसी जगह जहां कभी सटीक इंजीनियरिंग और मिथक साथ साथ चलते रहे होंगे। तो क्या होगा यदि सेरापियम बक्से मिस्रवासियों द्वारा बनाए ही न गए हों, बल्कि उनका संबंध दिग्गजों परियों या किसी भूली हुई तकनीक से हो? क्या कोई सिद्धांत वास्तव में उनकी व्याख्या कर सकता है? हम टिप्पणियों में आपके विचार जानना चाहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सेरापियम बक्सों का उद्देश्य, इस पर विचार करें। ढक्कनों का वजन ही लगभग 30 टन है, लेकिन 19वीं सदी के शुरुआती रेखाचित्रों से कुछ और भी विचित्र बात सामने आती है। पत्थरों के ढेर जानबूझकर उनके ऊपर रखे गए थे। यदि ये ताबूत सचमुच केवल बैलों के लिए ही थे, तो अतिरिक्त भार की आवश्यकता क्यों पड़ी? ग्रेनाइट के ढक्कन ही इनके अंदर की सामग्री को हमेशा के लिए सील करने के लिए पर्याप्त थे। बैल अपने ताबूतों से बाहर नहीं निकल सकते। ढक्कनों के ऊपर टन भर पत्थर जोड़ने का एकमात्र तार्किक कारण दबाव ही हो सकता है। सील को और मजबूत करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास, ताकि किसी ज्वलनशील पदार्थ को अंदर फंसाया जा सके। क्या इन बक्सों को ताबूत के रूप में नहीं, बल्कि दबाव कक्षों के रूप में डिजाइन किया गया था? क्या ये मात्र दफनाने से कहीं अधिक प्रक्रियाओं को अंजाम देने के उपकरण थे? यह विचार विचलित करने वाला है। फिर भी यह कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव के इस प्रस्ताव से मेल खाता है कि सेरापियम के बक्से बिल्कुल भी प्रतीकात्मक नहीं थे, बल्कि तकनीकी थे। उनकी छिद्रहीन ग्रेनाइट की दीवारें पूरी तरह से फिट ढक्कनों के साथ मिलकर असाधारण दबाव में गैसों को अंदर बंद कर सकती थीं। ऐसे परिदृश्य में ये बक्से मृत्यु के स्मारक होने के बजाय विज्ञान के स्मारक बन जाते हैं। और यहीं सेरापियम की कहानी व्यापक उतनी ही उत्तेजक सिद्धांतों से जुड़ जाती है। मिस्र विज्ञानी अक्सर अकल्पनीय श्रम का वर्णन करते हैं। सैकड़ों मजदूर संकरी गलियों में झुके हुए 100 टन से अधिक वजनी ग्रेनाइट के ब्लॉकों को घुमावदार सुरंगों से घसीटते हुए ले जा रहे थे, फिर उन्हें त्रुटिहीन सटीकता के साथ अपनी जगह पर रख रहे थे। इस कठिन कार्य को उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि 24 बार दोहराया। यह मानना कि इतना बड़ा प्रयास केवल पवित्र बैलों को दफनाने के लिए किया गया था, अविश्वसनीय लगता है। इस कार्य की विशालता और दृढ़ संकल्प किसी गहरे उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं, जो उनकी सभ्यता के मूल में निहित है। क्रिस्टोफर डन जैसे इंजीनियरों ने इस अटकल को और बल दिया है। डन के शोध में तर्क दिया गया है कि ग्रेट पिरामिड शायद कोई मकबरा नहीं था, बल्कि ऊर्जा संचयन के लिए डिजाइन की गई एक विशाल मशीन थी। यदि एक पिरामिड विद्युत संयंत्र के रूप में कार्य कर सकता है, तो सेरापियम विशाल बैटरियों की श्रृंखला के रूप में क्यों नहीं? ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज की उपस्थिति, जो तनाव के तहत विद्युत आवेश छोड़ने में सक्षम है, इस विचार को अप्रत्याशित रूप से बल देती है। यह विचार और भी विवादास्पद आवाजों को छूता है। ग्राहम हैनकॉक जैसे व्यक्तित्वों का मानना है कि ऐसे स्मारक एक ऐसी सभ्यता की विरासत हो सकते हैं जो स्मृति से लंबे समय से मिट चुकी है। मेसोपोटामिया से लेकर मेसो अमेरिका तक पौराणिक कथाओं और पवित्र ग्रंथों में एक महान बाढ़ की गूंज आज भी सुनाई देती है। क्या होगा यदि उस प्रलय ने एक ऐसी संस्कृति को नष्ट कर दिया हो जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत थी? एक ऐसी सभ्यता जिसने पत्थर ऊर्जा और इंजीनियरिंग में हमारे समकक्ष महारत हासिल की थी। ऐसे में इतिहास से ज्ञात मिस्रवासी जो तांबे के औजारों और छेनी के उस्ताद थे, शायद उन खंडहरों के उत्तराधिकारी रहे हों जिन्हें वे केवल आंशिक रूप से ही समझते थे।
यदि यह सच है तो सेरापियम के बक्से केवल बैलों के ताबूत नहीं हैं, न ही केवल अनुष्ठानों की प्रतिध्वनि है। ये मानव इतिहास के एक पुराने अध्याय के अंश हैं। एक ऐसा अध्याय जिसमें शक्ति दबाव और पत्थर का इस्तेमाल उन तरीकों से किया जाता था जिन पर हम अब भी सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं।